नमस्कार। मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 13 एमीन के अध्ययन हेतु आप सबके बीच प्रस्तुत हूं। एमीन के हम 2 व्याख्यानों में अध्ययन कर चुके हैं कि एमीन के सामान्य परिचय क्या है, उनकी संरचना कैसी होती है, एमीनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उन्हें कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, और एमीन के नामकरण का हम पिछले व्याख्यानों में अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हमने एमीन के संबंध में एमीन के विरचन के विधियों को भी जाना कि एमीन कैसे बनाई जाती हैं, एमीन किन विधियों से बनाई जाती हैं। आज के इस व्याख्यान में हम एमीन के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं एमीनों के भौतिक गुण क्या है। तो एमीनों के भौतिक गुणों में सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिफेटिक एमीनों का प्रकृति कैसी होती है, उनकी वो ठोस द्रव या गैस, उनका भौतिक अवस्था कैसी होती है। एलिफेटिक अमीन के निम्नतर सदस्य जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 तक होती है, रंगहीन होते हैं और गैस की अवस्था में होते हैं। वहीं उच्च सदस्य जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक होती है, C इज मोर देन 4 या C इज ग्रेटर देन 4, कार्बन परमाणुओं की संख्या जिनमें कार्बन परमाणु 4 से ज्यादा होते हैं वे रंगहीन होते हैं किंतु वाष्पशील द्रव होते हैं, जबकि 4 तक के या 4 से नीचे के गैसीय अवस्था में होते हैं। इसी में एलिफेटिक अमीन के उच्चतर सदस्य कार्बन परमाणुओं की जिनमें संख्या बहुत अधिक होती है, उनका अनुभाग उच्च होता है, वे रंगहीन ठोस अवस्था में होते हैं। यानी रंगहीन तो ये तीनों ही होते हैं हर जगह, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में जब निम्नतर सदस्य है तो गैस, और C बराबर 4 से ऊपर है तो वाष्पशील द्रव, और C का मान जब अत्यधिक है तो ठोस अवस्था में ये एलिफेटिक अमीन होती हैं। अगर हम एलिफेटिक अमीन के निम्न सदस्यों में गंध का अनुमान लगाएं तो इनके निम्न सदस्य अमोनिया जैसी गंध वाले होते हैं, NH3 की गंध होती है, इनमें अमोनिया जैसी गंध आती है। वहीं उच्च सदस्यों में इनकी गंध मत्स्य गंध होती है, अर्थात मछली जैसी गंध इनमें आती है। एरोमेटिक अमीन का हम अगर चर्चा करते हैं तो एरोमेटिक अमीन जैसे एनिलीन प्राय रंगहीन होती हैं, किंतु इनका जब भंडारण किया जाता है तो ये ऑक्सीजन जो वायुमंडल की ले लेते हैं और ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकरण के द्वारा ये रंगीन हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं एरोमेटिक एमीन। तो ये थी इनकी भौतिक अवस्था और रंग और सुगंध की चर्चा। अब देखते हैं क्वथनांक, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्वथनांक का। क्वथनांक में से प्रश्न भी आते हैं कि एमीन के क्वथनांक एल्केन या एल्कोहल से अधिक होते हैं या कम, या एमीन के क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं अथवा घटते हैं, या सीधी श्रृंखला वाले अमीनों के क्वथनांक अधिक होंगे या पार्श्व श्रृंखला वाले अमीनों के क्वथनांक अधिक होंगे। इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। तब उससे पहले हम जान लेते हैं कि एमीन जो प्राथमिक एमीन होता है उसका फॉर्मूला होता है RNH2, या फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला RNH2। तो इस RNH2 को हम बॉन्डिंग फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे RN, और इससे 2 H लगी हैं, एक H और दूसरी H। ये जो नाइट्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, इसमें से जो NH बंध है, इस NH बंध में नाइट्रोजन पर डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस आवेश आ जाता है। आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश इनमें होते हैं। इस कारण से ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जब ऋणावेश और धनावेश हैं तो एक एमीन दूसरे एमीन से हाइड्रोजन बंध बना लेती है। क्या बना लेती है? हाइड्रोजन बंध बना लेती है। इस हाइड्रोजन बंध की वजह से एमीन के कई अणु परस्पर संगुणित हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, उनमें संगुणन हो जाता है। आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनते हैं। ये हमारा एक सिंगल एमीन है जिसमें ये रहा, इस गोले को हमने बंद किया, ये मान लो हमारा एक एमीन है RNH2। आप देख लें RNH2, ये जो बनाया था स्ट्रक्चर उसी के टाइप से। इसमें दूसरा एमीन ये रहा, दूसरे गोले में मैंने बंद कर दिया है। इस गोले को आप समझने के लिए समझेंगे। ये रहा RNH2। तो 2 अणु एमीन के हो गए मेरे पास। ये दोनों अणु परस्पर कैसे एसोसिएट होंगे, किन बॉन्ड्स के द्वारा एसोसिएट होंगे, इनको समझ लेना जरूरी है, तभी हम क्वथनांक को समझ सकते हैं कि
इस RnH2 की ये वाली हाइड्रोजन पर डेल प्लस और दूसरे वाले एमीन के नाइट्रोजन परमाणु पर डेल माइनस आवेश है। नाइट्रोजन परमाणु विद्युत ऋणी होता है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होती है। अतः इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच ये डॉटेड डॉटेड जो बॉन्ड है, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे अमीन की ओर से तीसरा अमीन और इसी दूसरे से ये चौथा वाला अमीन, एक विशाल संरचना बन जाती है अमीन की, जिस कारण से इनका क्वथनांक संगत एल्केनों से ऊंचा होता है। यानी एल्केनों में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, अतः एल्केनों से एमीनों का क्वथनांक ऊंचा होता है। क्यों? क्योंकि संगुणन के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के कारण। अब हम चर्चा करते हैं कि एमीन और एल्कोहल में से किनका क्वथनांक अधिक होगा और क्यों। एल्कोहल्स में भी हमने एल्कोहल, फिनोल और ईथर चैप्टर में पढ़ा था कि एल्कोहल में भी परस्पर संगुणन होता है और एल्कोहल के OH में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो एल्कोहल का जो OH बंध है वो एमीन की अपेक्षा प्रबल होता है, एमीन की अपेक्षा प्रबल होता है, इसलिए एमीन से एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है और एमीन का क्वथनांक एल्केन से अधिक होता है। तो ये हमारा एक चार्ट बन गया कि एल्केन से एमीन का ज्यादा है और एमीन से एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है। अब बात करते हैं कि सेकेंड पॉइंट, ये तो हो गया भिन्न भिन्न यौगिकों से तुलना, एल्केन की एमीन से और एमीन की एल्कोहल से तुलना क्वथनांक के बारे में। ये हमारा है CH3NH2, C2H5NH2, C3H7 और C4H9H2। यहाँ एल्किल समूह का जो स्वरूप है वो बदल रहा है, अर्थात ये एल्किल समूह बड़ी होती जा रही है। यहाँ एक कार्बन की थी, यहाँ 2 कार्बन की, यहाँ 3 कार्बन की, यहाँ 4 कार्बन की। जैसे जैसे एल्किल समूह का मान, एल्किल समूह बढ़ता है, बड़ा होता जाता है, तो क्वथनांक भी बढ़ता है। तो हमें क्या सीखना है कि अणुभार बढ़ने के साथ या एल्किल समूह की साइज के बढ़ने के साथ या एल्किल समूह में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ क्वथनांक बढ़ता है, अर्थात C4H9NH2 का क्वथनांक ज्यादा होगा इन तीनों की अपेक्षा, क्योंकि इसका अणुभार भी अधिक होगा। तो अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। अब देखते हैं कि पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक कैसे बदलेगा। जब एक नॉर्मल श्रृंखला का एमीन है CH3, CH2, CH2, NH2, ये नॉर्मल श्रृंखला का है। अब नॉर्मल श्रृंखला की अपेक्षा जब पार्श्व श्रृंखला बन जाती है, यहाँ पार्श्व श्रृंखला है, साइड चेन लग गई, अणुभार समान है इन सब में, जब पार्श्व श्रृंखला लग गई तो क्वथनांक घट जाता है और इसमें पार्श्व श्रृंखलाओं का मान अधिक है, इसमें अधिक पार्श्व श्रृंखला, क्योंकि CH3 का होल थ्राइस C, इसमें एक कार्बन से इस प्रकार से 3 CH3 लगे हुए हैं। यहाँ एक CH3 2 हो गया और तीसरा ये लगा हुआ है, थ्राइस था, और इसी कार्बन से ये जुड़ा है NH2। ये हमने इसकी संरचना बनाई है। तो यहाँ पार्श्व श्रृंखलाएं कितनी हो गई, 1 और 1 2, ये तो सेंट्रल कार्बन जनक श्रृंखला हो गई। तो पार्श्व श्रृंखला जब ज्यादा बढ़ती गई तो हमारा क्वथनांक घट जाता है। तो हम 3 बातें याद रखेंगे, एक तो हम याद रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड वाली बात, और दूसरी बात याद रखेंगे अणुभार बढ़ने के साथ क्वथनांक बढ़ता है, और तीसरी बात याद रखेंगे पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक घटता है। अब देखेंगे एरोमेटिक अमीनों का क्वथनांक। एरोमेटिक अमीनों में हम एनिलीन को देख लेते हैं कि एनिलीन के कई अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर विशाल आकार ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए एनिलीन का क्वथनांक ऊंचा होता है। जिन एरोमेटिक अमीन्स में हाइड्रोजन बंध बनते हैं उनके क्वथनांक ऊंचे होते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बंध जिन अणुओं में पाया जाता है उनके हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ताप और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके क्वथनांक ऊंचे होते हैं। देखते हैं कि कैसे एनिलीन के कई अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ते हैं, कैसे वहां हाइड्रोजन बंध बनता है। एनिलीन का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5NH2। C6H5 ये बेंजीन रिंग का फॉर्मूला है, इसमें बेंजीन जो रिंग है उससे सीधा NH2 समूह जुड़ा होता है। इस NH2 के N पर डेल माइनस और N से जुड़े हुए हाइड्रोजन पर डेल प्लस धनावेश होता है, जो आंशिक धनावेश के रूप में जाना जाता है। दूसरे वाले एनिलीन के अणु में भी इसी प्रकार से नाइट्रोजन पर डेल माइनस और हाइड्रोजन पर डेल प्लस धनावेश होगा। अब ऋणावेशित, आंशिक ऋणावेशित नाइट्रोजन परमाणु और आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु के बीच हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं। ऐसे कई जगह एनिलीन के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जिससे एनिलीन एक विशाल आकार ग्रहण कर लेती है और इसलिए एनिलीन का क्वथनांक ऊंचा होता है। एनिलीन का क्वथनांक मेथिलामीन से ऊंचा होता है,
क्यों? क्योंकि एनिलीन का अणुभार अधिक है और मेथिलामीन का अणुभार कम है। हम जानते हैं कि अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ते हैं, चूंकि इससे उसमें कार्बन के 5 परमाणु ज्यादा हैं, अतः इसका अणुभार इसकी अपेक्षा, मेथिलामीन की अपेक्षा एनिलीन का अणुभार बहुत उच्च है, इसलिए एनिलीन का क्वथनांक मेथिलामीन और एथिलामीन दोनों से ही ऊंचा होता है। अब हम अध्ययन करेंगे विलेयता का। एमीन के निम्न सदस्य जैसे मेथिलामीन और एथिलामीन गैसीय प्रावस्था में होने के बाद भी जल में विलय होते हैं। कौन से? CH3NH2 मेथिलामीन और C2H5NH2 एथिलामीन, ये जल में विलय होते हैं जबकि इनकी प्रावस्था गैसीय होती है। इनका 34% जलीय विलयन व्यापारिक रूप से उपलब्ध भी होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इनके निम्न सदस्य और उनमें भी प्राथमिक एमीन के निम्न सदस्य आखिर जल में विलय क्यों होते हैं, इसे हम इस संरचना के द्वारा समझ सकते हैं। इस संरचना में यह दिखाया गया है कि प्राथमिक एमीन जिनका सामान्य सूत्र होता है CH3NH2 या CH3 क्या है R, तो ये प्राथमिक एमीन है, इसका सामान्य सूत्र होता है RNH2। अर्थात प्राथमिक एमीन में एल्किल समूह के साथ NH2 समूह जुड़ा होता है। NH2 समूह में नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। जैसे यहां देखें, ये R है और इसके साथ NH2 लगा है, NH2। दूसरा एमीन, प्राथमिक एमीन का समूह यह है, प्राथमिक एमीन यह है RNH2, इसमें ये R है। अब जब इसे जल में घोलते हैं, जब इसे जल के साथ मिलाते हैं, तो जल के अणुओं के साथ प्राथमिक एमीन के अणु हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्राथमिक एमीन की नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है NH बॉन्ड, ये ध्रुवीय होता है। कैसा होता है NH बॉन्ड? ये वाला ध्रुवीय होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास डेल माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर डेल प्लस, अर्थात आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश होते हैं। इसी प्रकार इस वाली नाइट्रोजन पे डेल्टा माइनस और इस वाले हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस। इसी प्रकार इसमें अगर हम देखें तो इस पे डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा प्लस आवेश, इसमें डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस धनावेश होता है। जब यह जल के साथ मिलाया जाता है प्राथमिक एमीन के को, तो जल के अणुओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, अतः इसके ऊपर डेल्टा माइनस यानी आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर डेल्टा प्लस होता है। हाइड्रोजन बंध वह बंध है जिसमें जल की हाइड्रोजन परमाणु अथवा किसी दूसरे यौगिक के धन विद्युतीय हाइड्रोजन परमाणु और ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु के बीच एक बंध बन जाता है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ H डेल्टा प्लस का है और ये नाइट्रोजन कौन सा है? डेल्टा माइनस का है। तो यहाँ एक बंध बन गया। ऑक्सीजन की तरह ही नाइट्रोजन भी विद्युत ऋणात्मक है, यद्यपि ऑक्सीजन से नाइट्रोजन कम विद्युत ऋणात्मक है, फिर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक हाइड्रोजन बंध बन जाता है। यहाँ हमने देखा कि ये वाला जो RNH2 था, उसकी हाइड्रोजन और जल की ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बंध बन गया है। एक ये हाइड्रोजन बंध, एक ये हाइड्रोजन बंध। उसी प्रकार जल के दूसरे वाले हाइड्रोजन परमाणु जिस पर डेल्टा प्लस है और यहाँ जल का दूसरा अणु है उसके ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस है, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बंध बन जाता है। इस प्रकार यहाँ एक संगुणन हो जाता है। संगुणन के कारण अर्थात जल के अणुओं के साथ संगुणन हो जाता है। जल के अणु और प्राथमिक एमीन के परस्पर एसोसिएट हो जाते हैं, तो ये प्राथमिक एमीन जल में विलय होती है। जैसे जैसे हम जानेंगे कि प्राथमिक एमीनों में भी एल्किल समूह जब बढ़ता है, R का आकार बढ़ता है, जैसे यहाँ देखें आप एक एक कार्बन की संख्या बढ़ा रहे हैं CH2 बढ़ा करके, तो एल्किल समूह के बढ़ जाने के कारण विलयता घटती है। इसका कारण बड़ा सरल है, पहले अध्याय में भी हम अध्ययन कर चुके हैं कि एल्किल समूह जल विरागी होता है, अर्थात वो अध्रुवीय होता है। ये एल्किल समूह जो गोले में बंद किया है, ये कैसा होता है? अध्रुवीय होता है। अतः ये जल के जो हाइड्रोजन N और H के बीच बन रहा है, इसका विरोध करता है, अथवा हम ऐसे कहें इस NH की ध्रुवीय प्रकृति का ये विरोध करता है, जल में घुलने का ये विरोध करता है। इस कारण जब R का आकार बड़ा होता है तो विलयता घटती है। कैसी होती है? विलयता घटती है। कब? जब एल्किल समूह का आकार बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि द्वितीयक और तृतीयक एमीन जल में क्यों नहीं मिले। हमने बात अब तक प्राथमिक एमीन की। ऐसा होता है कि द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, अगर प्राथमिक एमीन को देखें तो इनका सामान्य सूत्र होता है RNH2 और द्वितीयक एमीन को देखें तो इनका सामान्य सूत्र होता है R2NH, क्योंकि एक H और R से प्रतिस्थापित हो जाती है अमोनिया की,
और यहाँ पे हो जाता है R3N। हम ये जान रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध थे, यहाँ एक हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध है NH, और यहाँ एक भी हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं है। अतः यहाँ तो हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना है ही नहीं जल के अणुओं से। अतः यहाँ 3 डिग्री एमीन किसी भी परिस्थिति में जल के में विलय नहीं होते, ये जल में नहीं घुलते। हाँ, द्वितीयक अमीन आंशिक रूप से अवश्य घुलते हैं, लेकिन 1 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा घुलते हैं। हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री एमीन की विलेयता 2 डिग्री एमीन से अधिक और 3 डिग्री एमीन से बहुत अधिक होती है। 3 डिग्री एमीन जल में अविलय होते हैं। तो ये कार्बनिक विलायकों में एमीन विलय होते हैं और जल में कैसे विलय होते हैं हमने अध्ययन किया। अब हम देखेंगे एमीनों के रासायनिक गुण, और जिसमें हम चर्चा करेंगे आज के इस व्याख्यान में एमीनों की क्षारीय प्रकृति का। आइए देखते हैं अमीनों की क्षारीय प्रकृति। आइए अध्ययन करते हैं एमीनों के क्षारीय गुणों का। एमीनों में क्षारीय गुण पाया जाता है जैसा कि अमोनिया में पाया जाता है। तो एमीन चूंकि अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, इसलिए हम पहले देख लेते हैं कि अमोनिया में क्षारीय गुण क्यों होता है। हम जानते हैं कि अमोनिया के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं और उसके बाद भी नाइट्रोजन परमाणु पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म एक्स्ट्रा पाया जाता है, जिसे वह दान कर सकता है बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए मुख्य रूप से दान करता है। तो इस ऐसे अणु या आयन जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वे इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं, वे इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के रूप में कार्य करते हैं। अतः उन्हें लुईस क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस क्षार। तो क्योंकि अमीनों में या एरोमेटिक अमीनों में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु पर भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति की वजह से ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के रूप में अमीन कार्य करती हैं। अतः ये भी क्षारीय गुण रखती हैं और इन्हें लुईस क्षार कहते हैं एमीन्स को। तो ये हमने आज जाना कि एमीन अमोनिया की भांति क्षारीय गुण प्रदर्शित करती हैं। इनको और इन समीकरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जब किसी एमीन की प्राथमिक एमीन लें RnH2 और उसकी यदि अम्ल से किसी से क्रिया कराएं तो लवण बनता है। अतः स्पष्ट होता है कि एमीन क्षारीय गुण रखती है। अगर हम एथिल एमीन ले लें, R की जगह C2H5 लगा दें, है तो प्राथमिक ही क्योंकि NH2 लगा हुआ है, तो C2H5NH2। अब इसमें हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से लवण बना, उसको और इसको एक ही साथ समझ सकते हैं कि इसमें उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु पर जो एक जोड़ा ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म HCl जब वियोजित होगा तो एक H+ बनेगा, एक Cl- बनेगा। H+ को हम प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन इज नोन एज प्रोटॉन। तो उस प्रोटॉन को ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन परमाणु पर, ये प्रोटॉन के पास चला जाता है तो एमीन प्रोटॉन को दे देती है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन। अतः की भांति व्यवहार करती है और अम्ल से क्रिया करती है, तो अम्ल के प्रोटॉन को एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे देती है। अतः यह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करती है, जिससे N पर धनावेश आ जाता है और Cl वियोजित होने के बाद ऋणावेशित था, तो ये इसी से जुड़ जाता है। अब ये हाइड्रोजन परमाणु इस नाइट्रोजन से जुड़ गया तो NH2 की जगह NH3 हो गया, तो ये एथिलमोनियम क्लोराइड बन जाता है, लवण बन जाता है ये। इसी प्रकार अगर हम एरोमेटिक एमीन्स को समझें तो एरोमेटिक एमीन्स में भी NH2 समूह जुड़ा होता है। अगर सेकेंडरी होंगी तो NH समूह होगा, टर्सरी होंगी तो केवल N होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। वह इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटॉन के पास जाता है और ये H+ नाइट्रोजन परमाणु पर जुड़ जाता है तो NH3+ और Cl- एनिलीनियम क्लोराइड लवण बनता है। पर यहाँ यह जानना जरूरी है कि कौन से एमीन प्रबल हैं और कौन से एमीन दुर्बल हैं। एक हमें कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है कि कौन से एमीन प्रबल हैं और कौन से एमीन दुर्बल हैं। इसके लिए टेबल हम बनाते हैं, टेबल का अध्ययन करते हैं जिसमें हमें pKb के मान दिए होते हैं। जिस प्रकार pH होता है वैसे pKb है। Kb का मतलब यहाँ आयनन स्थिरांक है बेस का, बेस से मतलब क्षारों का आयनन स्थिरांक। तो pKb के वैल्यू के आधार पर हम एमीन्स के क्षारीय गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें pKb के आधार पर हम ये जान लें कि जिन एमीनों के लिए pKb का मान कम होता है वह एमीन उतनी ही प्रबल होती है। उल्टा रखते हैं, इसको उल्टा ध्यान रखते हैं। जिसके लिए pKb की वैल्यू कम वह एमीन अधिक प्रबल, जिसके लिए pKb की वैल्यू अधिक वह एमीन अधिक दुर्बल। तो देखिए इस टेबल के आधार पर, बड़ा सीधा सीधा टेबल है, समझ में आ जाएगा कि जिस इन 3 को पहले अध्ययन करते हैं, ब्लू कलर से लिखी हुई है, जानबूझ के हमने 3 को ब्लू कलर से, फिर 3 को ब्लैक से, 3 को ब्लू से लिखा हुआ है।
ये इसलिए कि तीनों के अलग अलग 3 ग्रुप हैं, ऐसे मान लो। तो पहले ग्रुप में हमने मैथिनामीन ली है, इट इज द प्राइमरी मैथिनामीन, ये सेकेंडरी मैथिनामीन और ये टर्सरी मैथिनामीन। हम लोग वर्गीकरण एमीन्स का कर चुके हैं, आप पहचान रहे होंगे, क्योंकि इसमें एन मैथिल मैथिनामीन है और डाई है, तो ये हो गया टर्सरी। यहां हमने देखा कि सेकेंडरी एमीन जो कि बीच में लिखी हुई है 2 डिग्री एमीन जिसको कहते हैं, दिस इज द 2 डिग्री एमीन, इसके लिए जो पीकेबी की वैल्यू है वो 3.27 है, जो तीनों में कम है। अतः सेकेंडरी एमीन प्राइमरी एमीन के मैथिनामीन के ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रबल होती हैं, बिकॉज उनके लिए पीकेबी का मान कम है। अगर हम उसके बाद देखें तो आती है 1 डिग्री एमीन, क्योंकि इसके लिए 3.38, और फिर आती है 3 डिग्री एमीन। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक हमें ऑर्डर मिल गया, वो ऑर्डर क्या है, 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री और 1 डिग्री मोर देन 3 डिग्री, यानी पहले आएंगी सेकेंडरी एमीन, फिर प्राइमरी एमीन, फिर टर्सरी एमीन, क्षारीयता के घटते हुए क्रम में हो गई है। इसी प्रकार अगर हम एथिनामीन में देखें तो हमारा जो क्रम है वो चेंज हो जाता है। कि ऐसा हो जाता है, देखिए यहां सबसे कम है 3 पीकेबी, किनका है, 2 डिग्री का। तो सबसे पहले हमने 2 डिग्री यहां लिखा हुआ, देख लीजिए आप, ये ऑर्डर बनाया जो। उसके बाद 3 डिग्री का वैल्यू है 3.25, ये है 3 डिग्री, कौन सा डिग्री है ये, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री की वैल्यू है 3.25, 3.25 को है, तो इसलिए हमने इसको पहले का 2 के बाद 3 आया, और फिर 3 के बाद कौन आया, 1 डिग्री। तो ये हमारा जो ऑर्डर है वो 2, 3, 1 हो गया पहले। तो देखते हैं अमोनिया एवं एलिफेटिक एमीन की क्षारकता की तुलना। अमोनिया का फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है HNHH, HNHH। तो ये NH3 अमोनिया है जो हमने राउंड किया है रेड कलर से। देखिए अमोनिया के पास कोई एल्किल समूह नहीं है, ये H, ये H, ये H, अतः इसमें प्लस आई प्रभाव नहीं पाया जाता। सबसे पहले हम अमोनिया और एमीन्स पे प्लस आई प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, और प्लस आई प्रभाव के आधार पर, यानी धनात्मक प्रेरित प्रभाव के आधार पर हम गैसीय प्रावस्था में अमोनिया और एलिफेटिक एमीन की क्षारकता की तुलना कर रहे हैं। इसमें हमने देखा कि इसके पास कोई एमीन नहीं, कोई एल्किल समूह नहीं है अमोनिया के पास, अतः अमोनिया के जो नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसे अमोनिया अपने अनुसार ही इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है। यहां से हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन या इस हाइड्रोजन से कोई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु को एक्स्ट्रा प्राप्त नहीं होते, अतः अर्थात इनमें I+ आई प्रभाव नहीं पाया जाता। इसके आधार इसी के साथ तुलना करते हैं एमीन की, तो वहां एक एल्किल समूह, अगर हम प्राथमिक एमीन को देखें तो एक एल्किल समूह उपस्थित है। जब एक एल्किल समूह प्राथमिक एमीन में उपस्थित है और प्लस आई प्रभाव एल्किल समूह में पाया जाता है, अर्थात एल्किल समूह अपने इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन की ओर मूव कराएगा, जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी जो इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, उस नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के घनत्व बढ़ जाने के कारण ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ऊपर, इसको ये आसानी से रिलीज कर पाएगा, प्रबलता से रिलीज कर पाएगा, तेजी से रिलीज कर पाएगा बजाय अमोनिया के। अतः अमोनिया की तुलना में प्राथमिक एमीन अधिक पावरफुल बेस होती हैं, अधिक प्रबल क्षार होती हैं। अगर हम द्वितीयक एमीन को देखें, इसी में समझ लेंगे, अगर द्वितीयक एमीन होगी तो इस H के स्थान पर भी R होगा, तो 2 R हो जाएंगे। कितनी R हो जाएंगी, 2 R। 2 R जब हो जाएंगी तो दोनों आरों में प्लस आई प्रभाव होगा, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ेगा और शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने में आसानी होगी। और अगर तीनों R हो जाएंगी तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व नाइट्रोजन परमाणु पर बढ़ जाएगा, जिससे प्लस आई प्रभाव के कारण जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि एल्किल समूह में प्लस आई प्रभाव पाया जाता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म को ये रिलीज कर पाएंगे, दे पाएंगे। अतः एमीन जो होते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी एमीन अधिक पावरफुल बेस होते हैं। तो इसके आधार पर ये जो बॉक्स में हमने बंद कर दिया है, ये एक ऑर्डर मिल जाता है। जलीय प्रावस्था में जब मैथिल एमीन के लिए हम अध्ययन करते हैं, तो मैथिल एमीन के लिए अध्ययन करने पर वहां 3 प्रभावों का अध्ययन करते हैं, 3 इफेक्ट पड़ते हैं, एक प्लस आई प्रभाव, दूसरा स्टीयरिक इफेक्ट और तीसरी विलेयता। क्योंकि जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो वहां पर विलेयता भी असर करेगी। देखिए क्या मतलब है, अगर हम प्लस आई प्रभाव का मैथिल एमीन के लिए अध्ययन करते हैं तो ये सेम रहता है जो हम ऊपर अध्ययन कर चुके हैं कि ऑर्डर 3, 2, 1, यानी टर्सरी एमीन, फिर सेकेंडरी एमीन, फिर प्राइमरी एमीन घटते हुए क्रम में होती हैं। सबसे पावरफुल बेस रहती है 3 डिग्री एमीन, जिसका यहाँ अध्ययन कर चुके हैं, सही वही बात है। स्टीरिक प्रभाव का आशय है कि जब मैथिल एमीन हो, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो अथवा तृतीयक एमीन हो, उनकी क्रिया अम्ल से कराते हैं तो अम्ल के से
अम्ल से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन एमिनो के नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ते हैं और जुड़ते समय वहां जो एल्किल समूह है वह अपना प्रभाव दिखाता है। किस प्रकार से? जब एक एल्किल समूह है, अगर प्राथमिक अमीन है 1 डिग्री अमीन, तो एक एल्किल समूह है। इस एल्किल के स्थान पर चूंकि मैथिल अमीन का हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं CH3। तो ये फॉर्मूला बना CH3NH2। जब इस पर अम्ल से उत्पन्न, जब इसकी क्रिया अम्ल से कराते हैं तो अम्ल से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन इस नाइट्रोजन परमाणु पर जाकर जुड़ता है, जिस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसको ग्रहण करता है, तो ये H+ इससे जुड़ता है। एल्किल समूह जब अकेला है तो स्टीरिक प्रभाव कम देखने को मिलता है, अर्थात CH3 उतना विरोध इस H+ के जुड़ने का नहीं कर पाता जितना 2 CH3 करते हैं, क्योंकि द्वितीयक अमीन में 2 CH3 हैं, 2 एल्किल समूह हैं। जब यहां पर H+ आयन जुड़ता है तो 2 एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण यह भाग बड़ा हो जाता है, अर्थात इनका यह अधिक विरोध करते हैं H+ आयन के जुड़ने का। और जब 3 CH3 हो जाते हैं, अर्थात 3 एल्किल समूह हो जाते हैं, तो इस नाइट्रोजन परमाणु पर H+ के जुड़ने का अधिक विरोध करते हैं, जिससे इनकी क्षारकता जो है वो कैसी हो जाती है? घटती है। क्या बनाएंगे कि 1 डिग्री की क्षारकता अधिक होती है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की अधिक होती है 3 डिग्री से। ठीक, 3 डिग्री की कम क्यों होती है? क्योंकि उसमें एल्किल समूहों की संख्या बढ़ जाती है, जो H+ आयन के जुड़ने का विरोध करते हैं। अब देखते हैं विलेयता। विलेयता के संदर्भ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब एमीनों को जल में विलय कराते हैं, जल में घोलते हैं, तो एमीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। एमीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। प्राथमिक एमीनों में अगर हम देखें तो एक R या एक मैथिल समूह होता है। द्वितीयक एमीन में 2 R अर्थात 2 मैथिल समूह, और तृतीयक एमीन में 3 R अर्थात 3 मैथिल समूह होते हैं। चूंकि एल्किल या मैथिल समूह जल विरागी होता है, अतः वह जल के जुड़ने का विरोध करता है और जल के साथ हाइड्रोजन बंध जो एमीन बनाते हैं उनका विरोध करता है। अतः यहाँ एक एल्किल समूह है तो विरोध कम होगा, यहाँ विरोध अधिक होगा, और यहाँ और अधिक विरोध होगा। अतः इनके क्षारीयता का क्रम भी उसी प्रकार से होगा जैसा स्टीरिक इफेक्ट का था, तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। इस प्रकार इन तीनों प्रभावों से, प्लस आई प्रभाव, स्टीरिक इफेक्ट और विलेयता, इन तीनों के संयुक्त प्रभाव का जब अध्ययन किया जाता है तब हम मैथिल अमीन के लिए जलीय प्रावस्था में क्षारीयता का घटता क्रम ज्ञात कर पाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन के लिए। सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी और उसके बाद टर्सरी। इसको संक्षेप में हम अगर बनाएं तो हमारा आएगा SPT। तो ये हम वर्ड याद रखें, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी, SPT। तो हम मैथिल अमीन के लिए जलीय प्रावस्था में क्षारीयता का घटता हुआ क्रम जान लेंगे कि सबसे ज्यादा होती है सेकेंडरी की, फिर होती है प्राइमरी की और फिर होती है टर्सरी की। इसी प्रकार अगर एथिल अमीन के लिए हम देखते हैं तो वहां प्लस आई प्रभाव कार्य करता है, और प्लस आई प्रभाव के कारण द्वितीयक एमीन यानी 2 डिग्री एमीन की क्षारीयता सबसे अधिक, उसके बाद 3 डिग्री की और उसके बाद 1 डिग्री एमीन की होती है, क्योंकि एथिल समूह में मैथिल समूह की अपेक्षा प्लस आई प्रभाव अधिक होती का मतलब सबसे पहले सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी और उसके बाद आते हैं लास्ट में प्राइमरी। इसका मतलब हुआ STP। तो हम मैथिल अमीन के लिए ध्यान रखेंगे SPT और एथिल अमीन के लिए ध्यान रखेंगे STP। तो इस प्रकार हमने आज के इस अमीन के व्याख्यान 3 में एमीनों के भौतिक गुणों और एमीनों के क्षारकीय गुणों का अध्ययन किया। एमीनों के भौतिक गुणों के आधार पर और एमीनों के क्षारकीय गुणों के आधार पर कुछ गृह कार्य आपको दिया जा रहा है, इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित को क्षारीय प्रबलता के घटते क्रम में लिखिए। इनका अभी अध्ययन किया है C6H5NH2, C2H5NH2, C2H5 का होल ट्वाइस NH2 और अमोनिया। दूसरा प्रश्न है एमीन में जल की विलेयता के घटते क्रम में निम्नलिखित को लिखिए। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। ये तीनों ही प्रश्न बड़े आसानी से आप करेंगे। आज के इस व्याख्यान में इनको समझाया गया है। हमें आशा है कि आज
का यह व्याख्यान, जिसमें एमिनो के भौतिक गुण और रासायनिक गुण में एमिनो की क्षारकीय प्रकृति का अध्ययन हम लोगों ने किया, आपके समझ में अच्छे से आया होगा। तो इच्छा है आपकी सहायता से आप और इसका अध्ययन करें, अपने स्वलिखित नोट्स बनाएं, गृह कार्य को करें और इस व्याख्यान में आप अभ्यस्त हों, एमिनो को आप सीखें। इसी आशा के साथ आप सभी लोगों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।